हेलो फ्रेंड्स, अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे संस्कृत अध्ययन की शिक्षण विधियां और इन विधियों के अंतर्गत हमने काफ़ी सारी विधियों की चर्चा कर ली थी। आज इस विषय की अपनी अंतिम क्लास है और इस क्लास में अपने दो शिक्षण विधियों के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हमारी रहेगी दल शिक्षण विधि और एक हमारी रहेगी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। और दोनों ही दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है और इनमें से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हम सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी नंबर 1 दल शिक्षण विधि। तो दोस्तों यहाँ जो आपसे सबसे पहले प्रश्न बनता है वो ये होता है कि इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो वही अपने डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि इस विधि का जो प्रतिपादन है, इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसका प्रतिपादन किया गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है और कहाँ की है, ये अमेरिका की है। अमेरिका के दो शोध छात्र थे, मिशिगन और हार्वे, इन दोनों के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। तो पहला प्रश्न हमारा कि इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यह आपने कहीं कि कहाँ पर हुआ था। तो इसका प्रतिपादन हुआ था अमेरिका के अंदर। और अगर पूछा जाए कब हुआ था दोस्तों, तो 1955 के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हो जाता है कि दल शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो मिशिगन और हार्वे के द्वारा किया गया था। ये अमेरिका के थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट थे। ये कौन थे दोस्तों, ये दो स्टूडेंट थे जिनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1955 की ये बात आती है दोस्तों। अब यहाँ हम इसको समझ लेते हैं कि दल शिक्षण होता क्या है। देखिएगा, है तो ये भी क्या एक शिक्षण ही है, टीचिंग ही है। किसके रूप में है, दल के रूप में। जब यानी शिक्षकों का एक दल या किसी समूह के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो हम उसे दल शिक्षण कह सकते हैं। ये इसकी सामान्य से सामान्य परिभाषा हो सकती है दोस्तों। तो दल शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दल शब्द का अर्थ होता है टीम या फिर समूह। यानी जब किसी कक्षा में एक ही समय, टाइम कौन सा है, एक ही है, एक ही समय के ऊपर एक से अधिक शिक्षक यानी एक प्लस टीचर हैं, एक से ज़्यादा टीचर हैं और एक साथ मिलकर के ही पढ़ा रही हैं, तो उसे अपने क्या कहेंगे, दल शिक्षण या टीम टीचिंग के नाम से जानते हैं। हम इसको इस तरह से भी अपने कह सकते हैं, एक ही समय में एक कक्षा में एक से अधिक शिक्षकों द्वारा सामूहिक रूप से शिक्षण कार्य करवाना, है ना। तो ऐसा भी अपने कह सकते हैं क्या, कि एक ही समय में एक कक्षा में एक से अधिक शिक्षक के द्वारा, क्योंकि एक पढ़ा रहा है ये तो सामान्य सी बात है, इसे अपने क्या कहते हैं, दल शिक्षण या फिर टीम टीचिंग के रूप में जानते हैं। और जिसका प्रतिपादन अमेरिका में हुआ था, 1955 में हुआ था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या है, एक कक्षा है, एक कक्षा में कई छात्र बैठे हैं, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। एक ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, जिस पे एक शिक्षक आता है और वो पढ़ाता है। ये एक सामान्य कक्षा की निशानी होती है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे शिक्षक जो हैं एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। ये और ये सारे पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे दोस्तों, सारे एक साथ तो बोलना शुरू नहीं करेंगे ना, तो ये कैसे पढ़ाएंगे, ये सामूहिक रूप से आपस में तालमेल बनाते हुए एक साथ ही किसी शिक्षण की योजना बनाते हैं और फिर पढ़ाने का कार्य किया करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा होगा क्या, कि मान लीजिएगा एक कोई स्टूडेंट है और यहाँ पर मान लीजिएगा हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, और देखिएगा हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब मान लीजिएगा कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री के अंदर कोई जियो का पार्ट आ गया, जैसे कोई मान लीजिएगा पठार की बात होगी, किसी पर्वत की बात होगी, छात्र पूछ ले कि ये कौन सा पर्वत है सर, कौन सी श्रेणी में आता है, तो हिस्ट्री वाला क्या कह देगा, ये तो जियो वाले सर आएंगे तो वो आपको बताएंगे।
अब जियो वाले सर जब आते हैं तब तक मामला गोल हो जाता है और बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जियो वाला खड़ा है तो कहते हैं सर आप इससे पूछ लीजिएगा, तो ये जियो वाले सर जो हैं वो इसको बात अच्छे से समझा देते हैं और इसके समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से जो इसकी एक जिज्ञासा थी वो हमारी शांत हो जाती है। या फिर ये प्रोजेक्टर पर चला रही हैं, कुछ टीचर जो है प्रोजेक्टर से आपको सिखा रहा था, अब बीच में इसी को प्रोजेक्टर चालू करना है, बंद करना है, कोई लाइट बंद हो गई तो फिर क्लास सारी डिस्टर्ब हो जाती थी। इसलिए वो अपने साथ में 2-3 लोग और रखता है जो सारे मिल करके, कोई अनुशासन संभालता है, कोई जो है प्रोजेक्टर को संभालता है, कोई टीचिंग भी करवाता है। तो इस प्रकार से मिलजुल करके जब सारे टीचर पढ़ाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, टीम टीचिंग के रूप में देखते हैं। बड़ी अच्छी विधि है क्योंकि बच्चों की जिज्ञासाएं ज़्यादा शांत होगी। लेकिन अगर अपने देश की तरफ थोड़ा सा देख लें, नज़र मान लें कि हमारे देश में कितनी उपयोगी है। अब देखो उपयोगी तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कक्षा को एक ही शिक्षक नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो फिर इतने सारे शिक्षक आकर के पढ़ा पाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा, अब ये मान लीजिएगा जियो वाले का पढ़ाने का नंबर आ गया तो ये फिर छोड़ेगा थोड़े ना, तो टीचर तो बोलना ही उसका काम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाने का इच्छुक होता है। तो फिर कई बार इनमें आपस में सामंजस्य नहीं रह पाता, इसलिए कक्षा का वातावरण भी बिगड़ जाता है। तो कई इसके फ़ायदे हैं, कई इसके ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। बच्चे के लिए इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और बड़े स्तर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए ये कोई विशेष उपयोगी नहीं है दोस्तों। एक परिभाषा अपने देख लेते हैं ताकि कुछ और चीज़ें हमारे समझ में आ जाएगी। जेपे पुरोहित की एक जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। दल शिक्षण अध्यापन की नई आधुनिक तकनीक है। ये नई है दोस्तों, है तो 1955 की, लेकिन अभी तक अपने इसको नई मानते हैं ना, तकनीक है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर परस्पर सहयोग से किसी कक्षा की शिक्षण योजना को तैयार करते हैं और क्रियान्वित करते हैं और साथ ही साथ मूल्यांकन भी करते हैं। अब देखिएगा इतने कार्य होंगे, यानी दल शिक्षण अध्यापन की एक ऐसी नई आधुनिक तकनीक है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक, यानी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मिलकर आपसी सहयोग से ना, परस्पर सहयोग से किसी एक कक्षा के अंदर शिक्षण योजना को तैयार भी करते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं और साथ ही साथ मूल्यांकन भी करते हैं, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दल शिक्षण में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है या नहीं है, यानी वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट आप उसमें लेंगे। यानी उसमें 2 से अधिक शिक्षक होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 डाल देकर परस्पर सहयोग की भावना होती है, मिलकर के योजना तैयार करते हैं, इसमें मूल्यांकन भी होता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा था कि ये मूल्यांकन भी साथ ही साथ करता है और मिलकर के मूल्यांकन भी हो गया तो समस्याएं सारी दूर हो गई। एक और बात अपने इसकी देख लेते हैं। अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त दो 3 शिक्षक परस्पर सहयोग से किसी शीर्षक की शिक्षण योजना तैयार
करते हैं एवं एक ही समय पर एक ही समूह के छात्रों को पढ़ाते हैं, दल शिक्षण कहलाता है। दल शिक्षण कहलाता है। तो ये दल शिक्षण की एक परिभाषा है और ये परिभाषा दी गई है कार्लो ओल्सन के द्वारा। तो ये क्या कहते हैं, विज्ञान और कौशल से युक्त 2-3 शिक्षक है ना, परस्पर सहयोग से किसी शीर्षक यानी किसी पाठ्य विषय वस्तु की एक शिक्षण योजना तैयार करते हैं और एक ही समय पर ये सारे आते हैं। इसमें समय का विशेषता ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपको छोड़ना नहीं है। एक ही समय पर होते हैं और एक ही समूह के छात्रों को पढ़ाते हैं, तो उसे अपने दल शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये परिभाषाएं थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें दल का जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो एक तो ये जो विधि है वो माध्यमिक स्तर के लिए है। कौन से स्तर के लिए है दोस्तों, माध्यमिक स्तर के लिए। तो माध्यमिक विद्यालयों में इसका जो है उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर अपने 5 सदस्य मुख्यतः ले सकते हैं। अब ये 5 सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो दोस्तों होगा हमारा संस्था प्रधान। 5 कौन कौन से होंगे, एक होगा वरिष्ठ अध्यापक जो हमारा कक्षा का अध्यापक है, या हम इसे कहेंगे विषयाध्यापक जो हमारा विषयाध्यापक है, सब्जेक्ट टीचर जो हमारा रहेगा। एक उसमें सहायक अध्यापक रहेगा, एक हमारा उसमें रहेगा प्रयोगशाला सहायक, अगर विषय साइंस का है तो, एक अपने को बाबूजी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि लिपिक की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो लेखा जोखा रख सकें। ये इतने होने चाहिए, इतने सदस्यों की हमें आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में दोस्तों अपनी बात कर लेते हैं इसके गुण और दोष के विषय में। तो दोस्तों इसमें गुण क्या है, तो अगर अपनी बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग तो ये बहुत अच्छी है, उनके दृष्टिकोण से तो ये एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि इनको क्या होगा, सभी समस्याओं का हल मिल गया, यानी जो भी उनकी समस्याएं थी उन समस्याओं का हाथों हाथ समाधान हो गया, उनको किसी दूसरे पर डिपेंड रहना नहीं पड़ा। साथ ही साथ छात्रों के अंदर क्या होगा, सहयोगात्मक भावना होगी, होगी दोस्तों, है ना। वो आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, तो सहयोगात्मक भावना उनके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 गुण अपने विशेषता मानते हैं। सबसे बड़ा तो यही कि जो हमारा छात्र है उसकी सारी समस्याओं का हल क्या हो गया दोस्तों, एक ही साथ हो गया, उसी समय पर हो गया, उसको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और उसी के अंतर्गत अगर अपने बात करना चाहें दोष की, कि उसमें क्या दोष इसमें रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर अपने भारत के लिए ही कह सकते हैं, विशेषतः जो अपना संपन्न कंट्री है तो वहाँ पर तो ऐसी कोई समस्या आनी है नहीं। भारत में तो देखिएगा एक शिक्षक ही समय पर नहीं मिल पाता, तो इतने सारे उपलब्ध करवाना संभव नहीं है दोस्तों। और कभी कभी मान लीजिएगा एक कक्षा के अंदर 2 टीचर पढ़ा भी रहे हैं तो आपस में भी इनका ज्ञान को लेकर के कंपटीशन हो जाता है और ये कंपटीशन की भावना हो जाती है, तो इसके कारण भी समस्याएं होने की संभावना रहती है। तो ये थी हमारी टीम टीचिंग यानी दल शिक्षण, जिसके विषय में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की दूसरी विधि है हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। अब देखिएगा दोस्तों ये कौन सी होती है, नाम ही से ही स्पष्ट है, पर्यवेक्षण यानी एक ऐसी विधि है जिसमें क्या किया जाता है, केवल पर्यवेक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, छात्रों का। किसका किया जाता है, छात्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है। अब वही प्रश्न यहाँ पर सबसे पहला जो आता है अपना प्रतिपादन, कि इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो डेई मार्विन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया था, 1971 में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसके प्रतिपादक कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन अपने आ भी जाते हैं।
इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। इस विधि में कोई भी प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाता है, यानी टीचर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कोई शिक्षण कार्य नहीं करवाता है, बल्कि जो शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। यानी उसका काम क्या रहता है, डायरेक्शन का रहता है, बाकी छात्र तो काम क्या करते हैं, खुद ही करते हैं। ये विभिन्न स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना देता है, एक समूह बना दिया गया, उनको सामूहिक रूप से एक समस्या दे दी जाती है, एक समस्या इनके पास में होती है और उस आपस में ये क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं, हल खोजने का प्रयास करते हैं। और अगर आवश्यकता हो तो शिक्षक इनके ऊपर ही खड़ा रहता है, यानी ध्यान रखता है। तो अगर कोई समस्या होती है तो वो इस टीचर से डिस्कस कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग लेते हैं, अन्यथा इनको आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। यानी समूह के अंदर छात्रों को बांट दिया गया और सामूहिक रूप से उन्हें कोई समस्या दे दी जाती है और टीचर क्या करता है, केवल पर्यवेक्षण का काम करता है। अब इससे करके सीखना का गुण आ गया, इसमें सहयोग की भावना हो गई, सामाजिकता की भावना हो गई, खुद ने सीखा है तो मनोवैज्ञानिक भी हो गई, लंबे समय तक भी याद रहेगी। ये सारे गुण इसमें रह जाते हैं दोस्तों और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाती है। जब हमारा सिलेबस पूरा हो गया तो भी हम इस विधि का सामान्यतः विद्यालयों के अंदर प्रयोग किया करते हैं। तो यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए जब इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो हम उसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक परिभाषा अपने देख लेते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा तात्पर्य अध्यापक द्वारा किसी कक्षा या छात्र समूह, कोई कक्षा हो सकती है, छात्र समूह हो सकते हैं, का उस समय निरीक्षण से है जब वह अपनी मेज पर कार्य कर रहा है या कार्य में संलग्न है, कार्य कर रहा है। अब देखो हमने क्या कहा, पर्यवेक्षण कब किया जाएगा, उस समय किया जाएगा जब छात्र समूह किसी कार्य में संलग्न है। और ये अच्छी परिभाषा है, ये दी थी बाइनिंग एंड बाइनिंग में, तो आ सकती है परीक्षा के अंदर, यहाँ से जो परिभाषा आपकी बनती है। अब इसके प्रयोग से क्या होगा, बच्चों के बौद्धिक स्तर में बहुत ज़्यादा विकास होता है, उनके अंदर जो है सामाजिकता आती है, सहयोगात्मकता की भावना आती है, तो ये सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं दोस्तों। हालांकि कभी कभी उनके अंदर अनुशासनहीनता भी उत्पन्न हो जाती है, तो ये भी एक इसका मुख्य दोष माना जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारी विधियाँ करवाती हैं और यही मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत के अंदर हम शिक्षण विधियों को पूरा करवाएंगे। बाकी मैं नहीं कह सकता कि कुछ और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है ग्रामर का अगर कोई शिक्षक यहाँ पर सेवा देना चाहेगा तो फिर अपने उनसे ले लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जितना हमारे पास में था हमने आपको अच्छे से करवा दिया है। इसी प्रकार से रीट का बाकी सिलेबस भी आपको करवाया जा चुका है दोस्तों। अब अपने इनकी टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ेंगे और 1 अप्रैल से बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आप इसी प्रकार से यूं ही हमारे साथ में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।